अब तो लाखों टन जो तेल है वो मौजूद होगा पाकिस्तान के अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज में, जिसमें किसी भी वक्त छोटे छोटे पेट्रोल पंप वाले जो सबसे ज्यादा इससे मुतासिर होते हैं वो जाएंगे और वहां से तेल खरीदकर अपने पेट्रोल पंप चला सकेंगे। इस नई पॉलिसी के जरिए, जिसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी कह रहे हैं, उसके जरिए जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी गई है। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्त में ड्राई आउट नहीं होगा। जो एलसी की कॉन्फर्मेशन की कीमत जो तेल की कीमत में डलती है और फिर आपको अदा करनी पड़ती है, उसका बोझ जो है वो कम हो गया या खत्म कर दिया, क्योंकि अब हर आने वाले ट्रेडर को पाकिस्तान के अंदर अपना बैंक अकाउंट खोलना होगा जिसके जरिए ट्रांजैक्शन होगी। और एक इजाफी बात भी आपको बताना चाहता था कि रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई। तो इंशाअल्लाह एक तसलसल के साथ एक तरफ से रूस का तेल आएगा, एक तरफ से आपको आज़रबाईजान की डील का पता है कि सस्ते गैस की डील जो है हम आज़रबाईजान के साथ करके आए हैं। सस्ते तेल का एक कार्गो, एक शिप, यानी हर महीने आज़रबाईजान हमें देगा, हमारी मर्जी हम लें या ना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, सऊदी अरब समेत खलीजी मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह कल ईद कुर्बा मनाई जाएगी। सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने वालों का भी शदीद रश देखने में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मईशत की बात कर लेते हैं। IMF के साथ मामलात हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। हुकूमत ने मुआहदे के लिए 2 ऑप्शंस पर गौर शुरू किया है। नए जायजे के साथ शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि नए जायजे के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के साथ साथ 10वें और 11वें जायजे के 50-50 करोड़ डॉलर्स भी यकमुश्त हासिल कर लिए जाएं। अगर आलमी मालियाती इदारा इस पर राजी हो जाता है तो फिर हुकूमत को तकरीबन 2.5 अरब डॉलर मिलेंगे, जिसके लिए पेट्रोलियम लेवी में मजीद 5 रुपये इजाफा, जबकि बिजली की फी यूनिट कीमत 34 रुपये 50 पैसे करना पड़ेगी। मगर हुकूमत इसके लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। आइंदा 48 घंटों में ब्रेक थ्रू होगा, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसके साथ हुकूमत ने आज तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया है। ECC ने इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने मीडिया से बात की है। उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मईशत भी बेहतर कर दी है, अवाम के तमाम मसाइल भी हल कर दिए हैं। उन्होंने ये दावा भी किया है कि पॉलिसी के तहत हर वक्त लाखों टन तेल मुल्क में मौजूद होगा, बहरान पैदा ही नहीं होगा। LC की सूरत में इजाफी रकम नहीं देना पड़ेगी, डॉलर के साथ रुपये में ट्रांजेक्शन होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ कम होगा, सस्ते तेल और गैस का भी इंतज़ाम हो गया। गैस के कुओं का सर्कुलर डेट ख़त्म हो गया और जल्द ही LNG गैस का गर्दिशी कर्जा भी ख़त्म कर देंगे। ये मुसद्दिक मलिक साहब ने आज की जो खुशखबरियाँ दी अपनी मीडिया टॉक में आपके सामने रख दी। इस सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए वो ये है कि इलेक्शन से पहले मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ के बड़े दावे किस हद तक दुरुस्त हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुकूमत IMF से जो कलील मुद्दती प्रोग्राम की बात कर रही है, इससे तो पेट्रोल और बिजली मज़ीद महंगी होगी, ज़ाहिर है जिसका बोझ आवाम पर ही पड़ेगा। मगर वज़ीर पेट्रोलियम ये दावा कर रहे हैं कि सस्ता तेल, सस्ती गैस, माली ज़खायर समेत ज़्यादातर मसाइल हल कर दिए हैं। आप आमिर साहब इन दावों को किस तरह देख रहे हैं और आप समझते हैं कि ये दावे जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं? देखिए, जाहिर है मुसद्दिक मलिक साहब को कहने से तो कोई नहीं रोक सकता ना कि वो जो मर्जी पहन दें, उस पर क्या है, बातें करने में कोई मसला तो नहीं है। यही वजीर मौसूफ थे जो पहले कहते थे कि जब तेल आएगा तो कोई सस्ता नहीं होगा जो रूस से आना है, और जब नज़दीक के टाइम आए तो उन्होंने कहा सस्ता भी होगा और फिर सस्ता भी नहीं हुआ। और अब वो बता रहे हैं हमें कि जी उससे दूसरी शिपमेंट भी आ गई है और आज़रबाईजान का भी हमें बता रहे हैं कि हाँ जी LNG का हो गया। हम आम आदमी कब मानेगा जब उसकी जेब से पैसे कम जाने शुरू होंगे, उसके रेट्स कम हो जाएंगे पेट्रोल के भी, क्योंकि अब 10 रुपए की लेवी का है, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है, क्या 10 रुपए इस दफा यानी 30 जून को एडजस्टमेंट हो जाएगी, हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, या हम पे 10 रुपए का और इजाफी बोझ आएगा। वो कैसे कम होगा? ठीक है, मुतबादिल ज़राए ढूंढने चाहिए और हुकूमतों का काम भी यही होता है। ये जो बॉन्डेड स्टोरेज की बात है बिल्कुल एक काबिल अमल फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब हम जैसे LCs का में इशू होता है कि खुलेगी फिर 1.5 महीने के बाद आए। अब जो ताजिर है उसे पता है कि चाहे वो इंटरनेशनल ऑयल का ट्रेडर है, उसे पता है पाकिस्तान को महीने की कितनी ज़रूरत है, तो वो फिर एक थोड़ा सा मुकाबला भी हो सकता है
कि आप इंटरनेशनली ला के यहाँ पे ट्रेडर्स को खड़ा कर दें, वो अपने जहाज शिप लेके आएंगे और स्टोरेज तो वक्त के साथ साथ बढ़ती भी चली जाएगी, लेकिन वक्त बच जाएगा। एक तो जब जरूरत है ऑयल अवेलेबल होगा, और ये सबसे बड़ी बात वो है जो लोकल करेंसी में अगर आपकी अदायगी के मामला तय हो जाते हैं तो सबसे बड़ा हमारा खर्चा ही महीने का ऑयल की जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर अखराजात है। अगर आगे चली बात बन जाए, क्योंकि इंसान जब फंसता है फिर ही कोई रास्ता निकलता है और वो करता है। जैसे कोशिश चीनी करेंसी में रशियन तेल की, बेशक हमें सस्ता तो नहीं मिल रहा, लेकिन एक जो बोझ पड़ा अदायगी का वो थोड़ा उससे कम हुआ। अभी वो क्रूड ऑयल आ रहा है, वो रिफाइन हो रहा है, उसमें एक टाइम लगेगा कि पूरी सप्लाई कैसे जो इतनी दूर से आनी है गल्फ की, वो हमें सस्ती कैसे पड़ सकती है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और उसके साथ IMF का मुआहिदा जाहिर है कि आज रात हमारे लिए बड़ी क्रूशल है। मेरी सुबह भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात हुई थी, वो यही कह रहे थे कि अभी तक इशारे सारे के सारे कि अगर आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्लियर हो जाता है तो जुमेरात को यानी कल वो फिर अपने पास जो उनकी है उसमें तो फिर हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, बहरहाल IMF का कर्जा सस्ता होता है और दुनिया की दूसरी लैंडिंग कंपनीज जो हैं, जो इदारे हैं, वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे। कोशिश है गवर्नमेंट की, फंस हम गए हैं, क्लास हम पे बेशक ज्यादा बोझ आया, चले देख लें, 2 दिन है, हमें बर्दाश्त भी करना है और पास भी करना है। सही है जी। नवीद साहब, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? अब IMF के साथ 48 घंटे इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं। जाहिर है अब आवाम पर तो पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है। आपको लगता है कि IMF की बहाली अगर होती है तो उससे क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? और ये जिस तरह मैंने जिक्र किया, वज़ीर पेट्रोलियम दावा कर रहे हैं, उसके हकाइक तो कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत के ये दावे दुरुस्त हैं? आप समझते हैं? अच्छा देखिए दुआ, सबसे पहले तो इस चीज़ को मेरे ख्याल में क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है कि ये IMF प्रोग्राम की बहाली नहीं है। ये जो 23वां IMF का प्रोग्राम है ये अनसक्सेसफुली ख़त्म हो गया है। इसमें जो है अब नई जो बात हो रही है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की बात हो रही है, और स्टैंड बाय एग्रीमेंट ये जो है ये शॉर्ट टर्म एक एग्रीमेंट होगा जो जिसकी मुद्दत जो है वो 6 माह से लेके 9 माह तक या 1 साल तक हो सकती है। अच्छा, इसके तहत हमें क्या कोई नए पैसे मिलेंगे? नए पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि वही जो पिछला एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के जो $2.5 बिलियन हमें मिलने थे वो हमें मिलेंगे इस नए शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के तहत। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो हमारी आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसको एक ब्रीदर मिल जाएगा, उसको एक फिस्कल स्पेस मिल जाएगी उसको, और फिर नई जो गवर्नमेंट बनेगी इलेक्शन के बाद वो एक नया एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ कर लेगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि क्या IMF हमारे मसाइल का हल है? इससे अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो IMF का सबसे ज़्यादा लॉयल कस्टमर है। अब तक हम कोई 23 प्रोग्राम ले चुके हैं। हमसे दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना है जो कि दिवालिया हो चुका था। तो क्या अर्जेंटीना की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, या इससे पहले मेरे ख्याल में कोरिया के अलावा मुझे कोई मिसाल नहीं नज़र आती जहां पे IMF ने किसी मईशत को स्टेबलाइज किया हो, उसको मुश्किल से निकाला हो, उसको मुसीबत से निकाला हो। तो हमारा एक तो ये बात कि IMF हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी पॉलिटिकल एलीट को ये सोचना होगा और ये करना होगा कि वो जो है रिफॉर्म्स लेके आए, अपनी मईशत में रिफॉर्म्स लेके आए और उन रिफॉर्म्स के तहत मईशत को सुधारें। अभी हमने ये भी देखा कि इसहाक डार साहब जो है वो आखिरी दिन तक यही कहते रहे कि जी हमने IMF की सारी शराइत मान ली है, और IMF फिर अजीब तरह के जो है वो बड़कें भी मारी गई कि जी IMF के बगैर हमारे पास प्लान B है। अच्छा, जब प्लान B का पूछा गया तो प्लान B उनके पास कुछ नहीं है, और आखिर में फिर दोबारा IMF के पास जो है इनको जाना पड़ा बिकॉज प्लान B आपके पास नहीं है। अच्छा, फिर IMF की तरफ से ये बात कही जाती है, जो कंडीशन रखी जाती हैं वो फिर आपको माननी पड़ी। आपने 215 अरब रुपए के नए जो है टैक्सेस लगा दिए, और वो टैक्सेस कहाँ पे लगे? ये यहाँ पे हमारी पॉलिटिकल एलीट की जो लापरवाही या उनकी
उनकी जो मैं कहूँगा कि उनको अवाम का कोई एहसास नहीं है कि वो जो 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगे वो आपके और मेरे ऊपर लगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सेनेट चेयरमैन जो है वो अपनी मराहत के बिल के ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होते तो एक जहाज नहीं, सेनेट चेयरमैन को तो जो है 10 जहाज जो है वो उसके लिए होने चाहिए। तो ये एक अजीब तरह की मंतक है। ये हमारी पॉलिटिकल एलीट शायद उनको अवाम का जो है वो कोई एहसास ही नहीं है। अब जो नया शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होने जा रहा है, जी जो शॉर्ट टर्म आपका एग्रीमेंट होने जा रहा है उसके लिए भी जो कंडीशन रखी गई हैं उन कंडीशन को भी आप देख लें कि आपको सबसे पहले तो बिजली का बिल वो भी आपकी और मेरे ऊपर वो अच्छा एक तरफ हमारे ऊपर नए जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम लेवी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये हमारी पॉलिटिकल एलीट ये किस दुनिया में रह रही है और किस तरह से मईशत को संभालेगी, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो तारीख की सबसे ऊंची हद पे है और जो नए टैक्सेस डाल रहे हैं और फिर ऊपर जो है वो मजीद चीजें महंगी की जा रही हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो इंतहाई अहम भी है कि मईशत के हवाले से भी इस्लाहात रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं कि वो लानी बड़ी ज़रूरी है। और हम इसी में ही मार खाते हैं कि हम कोई लॉन्ग टर्म इस तरह की पॉलिसी नहीं ला सके हैं। वो जो एक हुकूमत आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है, दूसरी हुकूमत आती है तो वो दोबारा से उसको कंटिन्यू नहीं करती, वो अपनी पॉलिसी पर काम करना शुरू कर देती है। अब फैसल साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? आप वज़ीर पेट्रोलियम ने तो बड़ी खुशखबरियाँ सुना दी हैं, लगता है आप खुश भी होंगे, डेफिनेट कि आवाम को फ़ायदा होगा, लेकिन आप इन सारे दावों को, इन खुशखबरियों को देख किस तरह से रहे हैं और आपको क्या लगता है कि हुकूमत के ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं? जी हो गई और IMF का जो है वो एतबार भी हासिल नहीं हो सका। ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट की बात हो रही है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट तो ये है कि जो आपको कलील मुद्दत के लिए सरमाए की तलब में कमी है उस कमी को पूरा करना है, इसको ये खुशखबरी बना के पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कर्जा वैसे भी क्या खुशखबरी होता है? इस कौम की आप बदनसीबी देखें कि इस कौम की जो खुशखबरियाँ हैं वो कर्जा, ज़कात और खैरात है। ये इस कौम की नसीब में क्या लिखा गया है। हम ये समझते हैं ना कि इस कौम को कर्जा मिलेगा, फ़ायदा होगी। कौम के लिए कर्जा नहीं लिया जाता। ये हुक्मरान तबके ने दौरान हुक्मरानी जो अयाशी करनी होती है ना, ये उसके लिए पैसे लेते हैं और उसके बदले में जो कीमत चुकानी होती है वो हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़े चुकाते हैं। आप जुल्म देखें कि दुनिया में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे जो एग्रीमेंट होते हैं, BOT पे एग्रीमेंट होते हैं, या जो गैर मुल्की सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, किसी पूरी दुनिया में एक रिवायत है, एक सिस्टम है कि 20% के ऊपर फिजिबिलिटियाँ बनाई जाती हैं। स्टेट बैंक ने जो शरई सूद जो है वो 22% कर दी। उसके बाद जो बैंक सेक्टर अपना प्रॉफिट लेगा वो 2 से 3-4% अलग है और कंज्यूमर बैंकिंग जो चली गई है वो 28 से 30% पे चली गई है। कौन कर्जा लेगा, कौन सरमायाकारी इस मुल्क में लोकल सरमायाकारी या सनतें लगाएगा या कारोबार करेगा, किस फिजिबिलिटी की बुनियाद पे करेगा? ये इतने माहिर चैंपियन है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, भाई बोलो तो एक फिजिबिलिटी तो बना के दिखाओ इस कर्जे की बुनियाद पे किसी एक कारोबार की। ये जो लोग कर्जा लेते हैं कि किसी को अपनी बेटी की शादी के जहेज के लिए कर्जा नहीं लेना होता, ये तो सरमायाकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, सनतें लगाने के लिए लेते हैं। तो ये बोले कोई स्टेट बैंक का जो कोई चैंपियन आए और कोई फिजिबिलिटी बना के दिखाए कि 22% कर्जा लेने के बाद कौन सा दुनिया में कारोबार हो सकता है। परवेज मुशर्रफ के दौर में एक बड़ा अच्छा काम हुआ था। अगर इन लोगों को चिढ़ खत्म हो जाए ना सच से, तो इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। उन्होंने कंज्यूमर बैंकिंग की जो शरह सूद थी ना वो कम कर दी। आज जो गाड़ियों के इस मुल्क में कारखाने लगे ना, उस वक्त की फिजिबिलिटी की बुनियाद पे लगे थे कि 7%, 6% पे गाड़ियां मिलना शुरू हो गई थी। क्या 100% लोग डिफॉल्ट हो गए थे? ठीक, आप डिफॉल्ट का भी तनासुब निकालेंगे तो कितने % निकलेगा? सही। अगर आपको इस मुल्क में, लेकिन ना कोई इस वक्त जो लोग इस मुल्क की मालियाती पॉलिसियां बना रहे हैं उनको गली मोहल्ले से कोई सरोकार नहीं है कि गली मोहल्ले का में क्या सूरत हाल है, वहाँ महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना और कैसे महंगाई की पोजीशन क्या है, ये उनका इशू भी नहीं है। उनका मसला भी नहीं है। उनका मसला तो कर्जा लेके अपनी ऐश ही करना है, उसमें कामयाब हो जाते हैं, उसको वो कहते हैं खुशखबरी है।
और हम आप यहाँ बैठ के भी ढंडोरा पीटते हैं, कौम को अच्छी खबर मिलने वाली है, IMF से कर्जा मिल जाएगा, कमाल है। बस इस मुल्क की खबरें भी और खुशखबरी भी। जी ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है ये तो बात फैसल साहब की दुरुस्त है कि उनकी तरजीहात में नहीं है कि आम आदमी को रिलीफ देना है, लेकिन चूंकि ज़ाहिर खबर आती है तो हम उस पर बात भी करते हैं। अब वज़ीर पेट्रोलियम ने तो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े मसाइल हल होते हुए दिखा दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं आते उस तरह से ग्राउंड में। लेकिन कहते हैं ना अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, तो आप देख रहे हैं इन दावों को सच होता हुआ? मुझे ये बताएं कि जो आप मुसद्दक अली कहते, क्या वो हमें समझते हैं हम सब बैठे हुए बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान में, इनको समझ नहीं आनी कि व्हाट इज टॉकिंग। सेकंड ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रशिया से ऑयल आ रहा है, आ गया सस्ता आ गया, डिड एनी पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट रिलीफ? 0%, बल्कि और लेवी 50 से 10 रुपए और बढ़ गई। सेकंड ये बात है कि आपने मुल्क में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कर रहे थे, क्या हमने उसको एक्सपेडाइट किया? हमारे पास इतने, बलूचिस्तान में अगर ईरान में ऑयल है तो 100% हमारे बलूचिस्तान में भी ऑयल है। वाई वी नॉट एक्सप्लोरिंग? एक से एक साल में हमने कोई कोशिश की, चलें आपके पास रिसोर्सेज नहीं, आप बाहर की कमी इन्वाइट करके उनसे कोई डील कर लें कि जी इतने % हम लेंगे, आप करें आके एक्सप्लोरेशन। 0%। आपके सामने ईरान से स्मगलिंग भी ऑयल की हो रही है, चाइना और इंडिया खुल के उनसे सस्ता ऑयल ले रहा है, हमारे बॉर्डर के साथ वो ऑयल वहाँ पर आया हुआ है। नंबर 2, इतना सस्ता ऑयल दे रहे हैं, वाई कांट वी डील विद ईरान के साथ कि आप यहाँ पर ये हम लोकल करेंसी में डील करें? उनके भी पाबंदियाँ जो लगी हुई हैं, क्या चाइना और इंडिया को नज़र नहीं आ रही है? कोई रोक रहा है उनको? फिर हमारे तो 2 कदम में बैठे हुए वहाँ के। गैस लाइन उन्होंने ला के वहाँ कोयटा में बिछाई हुई है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बात यह है कि हमें, हमारे लीडरशिप को अवाम की कोई फिक्र नहीं है। दे आर नॉट, दे टेक अस एज एनिमल। एनिमल का रेवड़ होता है ना, वो समझते हैं कि जो मर्जी कह दो। इसको समझने की जरूरत है। ये अब वो वक्त गुजर गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। आप किस बेस पे जाके वहां से मांगेंगे वोट? मुझे तो इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ बारे में, मियां नवाज शरीफ आगे क्या करेंगे? या तो कहें कि वो बहुत सस्ता ऑयल लेकर आ रहे हैं या सोने की कानें लेकर आ रहे हैं, तो फिर तो मैं कहूँगा यस बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड, अब इसके बाद इलेक्शन से पहले क्या आवाम को बताएंगे? कोई एक पॉजिटिव बात आई से आपने कोई ऑस्टेरिटी नहीं है, आपने कहीं कंट्रोल नहीं किया, आपने क्या अपने घर में कोई किसी, आपने हर चीज बढ़ा दी। कोई बताएं कि आपने ऑस्टेरिटी ड्राइव कर ली है कि जी हमने देखें 200 अरब रुपया 300 अरब रुपया हमने अपने इन हाउस बचा लिए, जो एक घर में औरत खवातीन भी जो वो भी अपने पैसे को बचा के जमा कर लेती है। अपने इनके पैलेस में दुबई में बड़े बड़े सबके घर बने हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। सो ये चीजें हमें करने की जरूरत है। ये मुल्क के लिए, मुल्क देखें भी। और सेकंड, डिफॉल्ट का जो डिफॉल्ट मुल्क पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता, इसलिए वी आर न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं होता। दे कांट अफोर्ड, लेट मी टेल यू। इसलिए जो उन्होंने ब्लैकमेलिंग की, आपको उन्होंने पता नहीं क्या क्या स्टिंग लगाई है, अब आपने फाइनली मान ली है। इंक्लूडिंग अब आप मुझे बताएं कि 21% से 22% आपने 1% और इंटरेस्ट बना दिया। मुल्क में कौन बिजनेसमैन कारोबार के लिए पैसा लेगा? अगर कारोबार के लिए पैसा नहीं लेगा तो जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? अब एक्सपोर्ट कैसी होगी? डेवलपमेंट कैसी होगी? तो ये चीजें मेरे ख्याल में किसी को परवाह नहीं है। दे आर वरीड अबाउट द शेयर एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। जी आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बस छोटी सी बात करना चाह रहा था कि एक तो ब्रिगेडियर साहब बड़े दुख और दर्द दिल से बात करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल की। तो ये अगर 4 साल की भी बात कर लेते हैं कि पिछले वो आयल के लिए कोई माफी नहीं, उनके लिए कोई माफी नहीं। एग्रीड, बिल्कुल। मैं इसलिए बोला था, मैं कहा अगर दुख दर्द जो दिल के साथ था वो पूरा होता कि जी पिछली टीम जो मौजूद थी उसने क्या किया था और हमें करना चाहिए। वरना आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में, मैं आज अपने शहर बखर में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी डीजल ईरान का पहुंच जाता है। वो एक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान होती है ना, उसको हंस के लोग कहते हैं पेट्रोलियम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सारे पुलिस अफसरों के पंप चल रहे हैं पूरे मुल्क में और आराम से डीजल ईरानी आ रहा है। असल बात है की कि हुकूमतों को चाहिए कि फैसले कर लें, आम आदमी के रिलीफ कर लें और बेहतर कर लें। जी इलियास साहब, देखें जी, बिल्कुल जो भी अब होना है, IMF से एग्रीमेंट होना है, तो एग्रीमेंट के लिए उनकी जो कंडीशंस हैं, उनकी शराइत हैं, उन पर अमल दरामद करने के लिए बिजली लेवी बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना ये पड़ेगा।
आपने देखा कभी आज तक किसी ने कहा कि इतने बड़े ख़ानदान हैं, ये इनके पास इतने असासे हैं, इनके मुल्क को चलाने के लिए अपने असासे कुछ इधर मुल्क के लिए भी डाल दें, कभी आज तक किसी ने कहा? इधर नहीं, ज़ाहिर है नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, कोई भी इस बारे में नहीं कहेगा। अगर ये अपने असासे कुछ इधर मुल्क में डालें तो मुल्क को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। इनके इतने असासे हैं, इनके आप घर देख लें, इनका रहन सहन देख लें, ये इस तरह रहते हैं कि गरीबों के मुल्क में अमीरों की बादशाहों की तरह रहते हैं। लेकिन हम में से कोई नहीं इस तरह इनको कहेगा, क्योंकि ये इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, इनको कोई नहीं है। जो भी एग्रीमेंट करेंगे इन्होंने आंखें बंद करके करने हैं एग्रीमेंट, आवाम के लिए सोचने। ये आज की बात नहीं, ये पहले की बात थी। अगर ये शुरू से देखते मुल्क के लिए कि वाइबल है ये प्रोजेक्ट, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, वाइबल है, इससे मुल्क से हमने वापस भी करना है। अब जाहिर है IMF ने जो भी कर्जे हमसे देने हैं, हमें कर्जे, वो कर्जे हमने उस तरह उन्होंने लेने हैं, उनके कर्जे उन्होंने वापस लेना है उनको, और वो उन्होंने अपने देखना है कि यहाँ से बढ़ा लें। ना इन्होंने टैक्स को ब्रॉड किया, ना इन लोगों ने टैक्स गुजार बढ़ाए, ना इन्होंने कुछ और ऐसा काम किया जिससे कि हम टैक्स के कर्जे वापस लें। हमने सिर्फ वही लिया कि कर्जे इस्तेमाल किए। आप देख लें सेनेट के चेयरमैन और इस तरह माजी में भी बड़े बड़े होते रहे, कई गाड़ियां ले ली, चीज़ें ले ली, लल्ले तलल्ले कर लिए, लेकिन उसके लिए ये नहीं है, वो बोझ आवाम को ही देना पड़ता है, आवाम को ही टैक्स देना पड़ता है। कर्जे भी रीपे करने लेते ये लोग हैं, और जो शराइत वगैरह जो देखी जाती हैं, सिर्फ ये अब देख लीजिए, आज मुसद्दिक मलिक साहब ने सिर्फ बयानात की हद तक ना खुश करते रहते हैं, ताकि एक तरफ दिखा रहे हैं कि जी बेहतर हो रहा है, उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज PIA का देख रहे हैं कि बड़ा बुरा हाल है, मजीद जहाज खरीदेंगे तो मजीद होगा। अब जाहिर है देख लें इन कामों में, देखें कि इसके नताइज क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये आवाम को अकाउंटेबल हैं कि नहीं है। आप देख लें ये पूरी पार्लियामेंट होती है, एक दफ़ा आया मुशर्रफ दौर में ही कि एक लेके आए कि कर्जे अगर लेते हैं, अगर 70% तक आते हैं तो उसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ था कि जिसमें पार्लियामेंट को जवाब देना होगा। लेकिन ऐसे कानून कहाँ बनते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये वो सारी ये सूरत हाल है कि ये कर्जे अभी ले लेंगे, अपना वक्त गुजार लेंगे ताकि इलेक्शन ठीक इनके गुजर सकें किसी तरीके। अब ये है, इनको पता है कि हम इस तरह की जो पोर्ट्रेट करेंगे, इस तरह का पेंट करेंगे कि आवाम को कैनवस पर अच्छा लगेगा, सही है, लेकिन इनको वोट देने के लिए रजामंद हो जाएंगे। बिल्कुल जी, वो एक बयानिया बनाने बात है। लेकिन अब जिस तरह एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ऐसे आवाम भी नहीं अब बात समझेगी, आप प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पंजाब और सिंध में PTI में तोड़फोड़ अरूज पर है, KP से तहरीक इंसाफ की क़यादत PTI के साथ है। हम सवाल ये रखेंगे KP की क़यादत इतनी वफादार है, PTI छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है और हर गुजरते दिन के साथ चेयरमैन PTI की परेशानी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ बड़ी तेज़ी से बिखर रही है, सियासी वफादारियाँ बदलने का सिलसिला अरूज पर है। सीनियर रहनुमा नज़र मोहम्मद गोंदल, चौधरी अदनान और सिंध से अकरम चीमा जो है वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत कैद और जेलों के बावजूद PTI के साथ खड़ी है। फिलहाल परवेज़ खटक ने पार्टी ओहदे छोड़े हैं, उनकी नई पार्टी की अफवाहें भी हैं, मगर उनकी तरफ से पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई है। अली मोहम्मद खान को रिहाई के बाद 7वीं मरतबा गिरफ्तार किया गया है। शहरियार आफरीदी भी गिरफ्तार हैं और मुश्किल हालात में मुराद सईद भी अभी तक गायब हैं। सूबाई क़यादत भी तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ी है। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखरा है, तेज़ी से लोगों ने PTI अपनी जमात को छोड़ा है, पंजाब और सिंध में तो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। अभी भी ये सियासी वफादारियाँ तब्दील करने का सिलसिला अरूज पर है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात, कैद और जेलों के बावजूद भी, क्योंकि अब तो वो एक मजाक सा भी बन गया है कि बाहर आते हैं, अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो वो उसको जेल से भी आज़ादी मिल जाएगी। आपके ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत क्यों डट कर खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो 9 मई के बाद PTI चेयरमैन ने जो अपनी पार्टी के साथ एक जुल्म किया है, वो तो मेरे ख्याल में ही शुड हिमसेल्फ बी आंसरेबल। जाए उनकी लीडरशिप जिस तरीके से अच्छी वाली पार्टी को चलते हुए पॉपुलैरिटी से आपने बिल्कुल ला के नोज डाउन किया और एक मुल्क नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट किया, वो भी किया, वो तो बात ठीक है। KP के मेरे ख्याल में वहाँ पर लोग जो अभी भी लॉयल हैं
और वहाँ पर आपने अगर देखा हो तो पुलिस भी किसी के घर में नहीं गई। वहाँ की KPK की रवायत जो हमारे पश्तून भाइयों की है वो बड़ी सख्त है और उसमें एक अच्छी बात भी है और वो सारे इसको ऑब्जर्व करते, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, उस तरह से उनके साथ नहीं किया गया जो पंजाब में किया गया और ये हमारे पंजाब वालों की अपनी गलती है। सेकंड बात ये है कि देखें पार्टियों में उस वक्त लोग निकलते हैं जाएंगे जब उनको कोई पार्टी क्लियर विनर नजर आ रही हो। इस वक्त हम सबको पता है कि अभी फिलहाल किसी का नहीं पता कि कौन सी पार्टी ने इलेक्शन में क्या करना है, तो दैट इज वाई दे आर ऑल कीपिंग क्वाइट। इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, उसके बाद लोग सोचेंगे क्या हालात जा रहे हैं, इसलिए सब बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, किसने किस साइड पे बॉर्डर क्रॉस करना है इंतजार में। दिस इज द ओनली रीजन कि दे आर वेटिंग फॉर इट। जी आमिर साहब। अब ब्रिगेडियर साहब के साथ टोटल माजरत के साथ कि मैं एग्री नहीं कर रहा। कोई KP के अंदर जहां जिसका नाम आया है उसके घर पुलिस पहुंची है जो 9 मई के वाकयात में मुलविस थे और वो वहां पे चीफ घर के अंदर नहीं गई, पहुंची होगी। अब मैं इसीलिए नहीं बोल रहा था ब्रिगेडियर साहब, वो वीडियोस भी उन्होंने शेयर किए हैं, अगर आप सोशल मीडिया को चेक कर लें। और दूसरी बात, इसीलिए कई लोगों की रिहाई छठी और 7वीं दफा भी नहीं हुई। और जो परवेज खटक वाली बात है, असल में हम चूंकि मीडिया में हैं और हमें हर रोज एक नई खबर और चस्का चाहिए होता है, तो हमारे ध्यान में है कि KP से क्यों नहीं खबर आ रही। खबर आएगी 10, 12, 15 दिन के बाद। फ्लूइड सिचुएशन है अभी। और आप ये बात ध्यान में रख लें कि चेयरमैन PTI और उनकी पार्टी का तो इलेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। अब अगर ये किसके ध्यान में मौजूद है कि जी वो जीतने वालों की तरफ जाएंगे, उन्होंने एक तय कर दिया कि कोई उधर जाए या इधर जाए, उस तरफ वहां नहीं रहना। ठीक है, फिर KP के अंदर राब्ते बड़ी तेजी के साथ जारी हैं। वो एक अच्छे अंदाज से परवेज खटक पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उस पर टाइम अभी 10 से 15 दिन का है हमें और आपको, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट के हैं 9 मई के बाद कोर कमांडर, फॉर्मेशन कमांडर और फिर DGI प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समझ लेना चाहिए कि जब वो कह रहे हैं तो फिर फैसले आप स्टे करा लें। ये काम यूं ही चलता रहेगा, जैसे 14 मई का इलेक्शन कराना था करा लेता तो अब भी करा लें कि जनाब आप क्या करना चाहते हैं, कोई और कुछ करे तो बुरा होगा। ठीक जी फैसल साहब। मेरा तो दोनों से ही इख्तिलाफ है। आमिर भाई का तो खाली ब्रिगेडियर साहब से था, आपका दोनों से इख्तिलाफ है। मेरा अपनी बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल एक सीधा सा मौक़िफ़ है कि जिन लोगों की प्रोडक्ट थी उन्होंने मार्केट से उठा ली। आप हमें और आपको इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, किसी और का मामला हमें बिलावजी में जो है ना इस पर टांगी नहीं अड़ानी चाहिए। सही है। बाकी बात यह है कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का जो है वो एक सियाह तरीन दिन था, इसमें कोई दो राय नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों को जो है वो इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सही। मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से भी थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि लोग बॉर्डर के किनारे पे है कि इधर जाए उधर जाए, कोई अब बॉर्डर के किनारे पे हमें बिल्कुल जो है ना इस हवाले से अपने जहन को क्लियर रखना चाहिए कि वो चैप्टर जो है ना वो क्लोज हो गया। जहाँ क्लोज होता है वहाँ क्लोज कर दिया ही है, अब नए चैप्टर की हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक। लेकिन बात यह है क्या इस कौम की सारी सुइयां, सारे कैलेंडर 9 मई पे आके रुक गए, बंद हो गए? आखिर हम कब 9 मई की हम गर्दान करते रहेंगे? हम कब इससे जो है वो आगे बढ़ेंगे? बात यह है कि मीडिया भी 9 मई से बाहर नहीं आ रहा, हुक्मरान तबका भी 9 मई से बाहर नहीं आ रहा। अब जिन बिलावजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने कुछ हासिल रसूल नहीं होना, जो चैप्टर क्लोज होना था वो क्लोज हो चुका है। ठीक। जो सजाएं रह गई हैं वो मिलेंगी, मास्टरमाइंड भी नहीं बचेंगे अब। लेकिन इस कौम के मसाइल पे तवज्जो देने की जरूरत है, इस कौम की बुनियादी जरूरियात को पूरा करने की जरूरत है। हमें 9 मई से अब आगे निकल के एक नया पाकिस्तान तश्कील देने की जरूरत है, नई सियासी जमातें तश्कील देने की जरूरत नहीं है। सही है। पाकिस्तान को बचाने की पॉलिसी बनाने की जरूरत है, किसी का सियासी किरदार बचाने की हमें जरूरत नहीं है। एक नया पाकिस्तान, वो पुराने वाला पाकिस्तान नहीं, वो तो बहुत ही भयानक पाकिस्तान था, बिल्कुल जेन्युइन। अब उससे भी अपडेटेड वर्जन। पुराने वाले नया पाकिस्तान बना रहे थे वैसा पाकिस्तान नहीं बनाना हमने। ठीक है, ब्रिगेड साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे जुमला गलत हो गया। मैं सिर्फ एक के बात कहना चाह रहा हूँ, मैं जब बॉर्डर की लाइन की बात करूँ ना, PTI इज अ हिस्ट्री दैट इज फिनिश्ड फॉर दिस एटलीस्ट इलेक्शन। आई एम टॉकिंग जिन्होंने PMLN, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, इनके इंतजार करें कौन सी पार्टी ऊपर आएगी तो देन दे शिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मौके की तलाश में है कि जो आगे बढ़ रहा होगा अब दार की तरफ तो उसका साथ दे देंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब पर टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? पीटीआई ज़्यादा की जो रहनुमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके चेयरमैन के साथ ज़्यादा वफादार हैं? क्योंकि पंजाब से और सिंध से तो हमने देखा आए दिन मीडिया टॉक होती हैं और छोड़ने का ऐलान होता है, लेकिन केपी से इस तरह से कोई वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने नहीं आई। देखिए, पंजाब में तो पहले पंजाब में भी रेजिस्टेंस देखने इस तरह ही देख रहे थे कि कम थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा जो हैं पार्टी के मेंबरान जो फाइनेंसर्स हैं वो छोड़ के साइड पर हो रहे हैं कि वो उस 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं और इसलिए वो पहले बैठ गए थे। अब जो केपी के बारे में है, देखें परवेज़ खटक साहब हैं जो हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें टाइम लगेगा। उधर भी देखें इलेक्शन की अभी सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन के लिए बड़ी तैयारियां पकड़ी हुई थी, तो इसलिए नई पार्टी भी बनी। अब नई पार्टी अब कोशिश करेगी कि उधर भी कुछ इकदाम करे, उधर भी न्याय की सूरत हाल पैदा की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने इत्तेहाद नहीं करना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, दूसरी तरफ उन्होंने उधर भी नहीं करना IPP ने उधर पीपल्स पार्टी से। तो ये एक नई जो सूरत हाल देखने की, जब ये वेट एंड सी की पॉलिसी है कि अभी देखते हैं उधर कितने लोग अभी चेंज होते हैं। दूसरी सूरत हाल है जिस तरह पंजाब में हुआ उस तरह उधर नहीं देखने में आया। तो पंजाब में जो जिस तरह आपने देखा था कोर कमांडर हाउस जो था, जिसकी जो वाकयात हुए थे वो बड़े खौफनाक थे, इसलिए सूरत हाल यहाँ ज़्यादा खतरनाक देखने में आई। तो इधर लोगों ने मजम्मत की और लोग इसलिए जल्दी फैसला कर सके। जी नवीद साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे और आमिर साहब ने भी एक डिफरेंट बात की, ब्रिगेडियर साहब ने डिफरेंट बात की कि बॉर्डर पर बैठ के इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जो इक़्तिदार के पास जाती जमात होगी उसके साथ मिल जाएंगे। आप क्या समझते हैं क्या वजह है कि PTI छोड़ने के लिए तैयार नहीं है केपी रहनुमा? देखिए दुआ, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी PTI के अंदर लोग हैं जो तजब्जुब का शिकार हैं, जो डबल माइंडेड हैं। और अभी रिसेंट जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की, उसमें चीज़ें जब उन्होंने बता दिया कि जी जो भी 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस अफराद थे, जो भी वैंडलिज्म और राइटिंग में थे, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और इस सिलसिले में फ़ौज के अंदर भी खुद एहतसाबी के अमल के सिलसिले में जो है तकरीबन 18 अफसरान और उनमें आला अफसरान शामिल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो उसके बाद हमने देखा अभी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और मज़ीद भी जो है होंगी। जहाँ तक केपी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में परवेज़ खटक साहब को इजहार वजू का जो है नोटिस PTI की तरफ से जारी किया जा चुका है कि वो PTI के लोगों के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल रहे हैं या उनको मना रहे हैं कि वो पार्टी को छोड़ दें। दूसरी तरफ जहाँ तक अली मोहम्मद ख़ान और मुराद सईद और असद कैसर और शहरियार आफरीदी जैसे लोगों का सवाल है, या तो वो इमरान खान के साथ बिल्कुल वफादार हैं और वो खड़े हैं उनके साथ, या दूसरी बात यह है कि उनको जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है वो PTI की तरफ से दिया गया और उनको केपी के पॉलिटिकल मंजरनामे में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप बन रहा है, जहाँ पे ANP है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है, PMLN है और पीपल्स पार्टी है, वो उसमें जो है अपनी कोई जगह नहीं देख पा रहे, इस वजह से वो PTI के साथ खड़े हैं। ठीक जी, आमिर साहब एक क्विकली कमेंट लेना चाह रही थी मैं आपसे। ये अब जिस तरह से खबरें ये भी थी कि परवेज़ खटक जो हैं वो 20-25 रहनुमा हैं जिनके साथ IPP में भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं, फिलहाल वो पार्टी ही अनाउंस करेंगे और जब अलग से तो फिर कोई पता नहीं है कौन किसके साथ खड़ा होगा। आज के हामी कल के मुखालिफ होंगे, कल के मुखालिफ आज हामी हो जाएंगे। इलेक्शन इस तरह ही हुआ करता है। अभी जोड़ तोड़ है और फिलहाल तोड़ ही तोड़ है, और आपको पता है क्या ही तोड़ है। उसके नतीजे में जो नए अलायंस बनेंगे वो इलेक्शन की तारीखों के साथ साथ सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल आपसे अभी तो तोड़ ही नज़र आ रहा है, और ये जो जोड़ तोड़ है ये अब देखेंगे इलेक्शन की तारीखों के सामने ही कि कौन किधर जाता है और किस तरह से इत्तेहाद बनते हुए दिखाई देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।